संज्ञेय मामला में ही संज्ञेय अपराध है। हम जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? अब आ जाइए 2D परिवार। इस संहिता का अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उसमें किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वो ज्ञात या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो परिवार कहाँ होता है? कंप्लेंट कहाँ होता है? कौन से सेक्शन में दिया गया है? और परिभाषा कहाँ दी गई है? 2D में दी गई है। तो परिवार का तात्पर्य ये होता है कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख कोई व्यक्ति जाता है, वह व्यक्ति लिखित रूप से या मौखिक रूप से अपनी बीती किसी अन्य के लिए भी जा सकता है क्या? जा सकता है, लेकिन जो पीड़ित बच्चा रहता है वही जाता है। नहीं, दूसरे के लिए कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पीड़ित ही जाते हैं, हाँ। जैसे वैवाहिक संबंधित अपराध, मानहानि संबंधित अपराध। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जाता है और न्यायालय से मौखिक या लिखित रूप से बताता है कि मेरे साथ अपराध घटित हुआ। वो ये जरूरी नहीं है कि जिसने अपराध किया है वो ज्ञात हो या अज्ञात हो। कुल मिला जुला के मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है आप जा करके अपनी फरियाद करते हैं कि हे मजिस्ट्रेट, इस व्यक्ति ने मुझे मारा है, मुझे पीटा है, हाँ, और आप इसके लिए यथोचित कार्यवाही कीजिए। ये आवेदन न्यायालय से करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वो परिवाद कहते हैं। लेकिन परिवाद में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट जब विवेचना करके फाइनल रिपोर्ट लगता है। फाइनल रिपोर्ट लगती है। कहाँ दिया गया है? कौन से सेक्शन? 173 173। हाँ, और परिभाषा कहाँ दी गई है किसका? पुलिस रिपोर्ट का? 2R। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अब स्पष्टीकरण में आ जाइए। पढ़िए। परिवाद कहाँ किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन में क्या होता है परिवाद का? 200 में प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, हाँ 200 ठीक है, 201, 202, 203। समझ गया सर। ठीक है, अब आ जाइए आप स्पष्टीकरण में। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। अर्थात मजिस्ट्रेट या कोई संज्ञेय अपराध है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद पता चलता है कि वो तो असंज्ञेय अपराध था, तो पुलिस जब अपनी रिपोर्ट प्रेषित करती है तो वो जो रिपोर्ट होती है वो क्या मानी जाएगी? वो परिवाद मानी जाएगी। और जो पुलिस अधिकारी होगा वो क्या माना जाएगा? वो परिवादी माना जाएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो पता करता है कि भाई जो हमको अपराध बताया गया था वो संज्ञेय नहीं, वो तो असंज्ञेय है, वहां की बात कर रहा है। अब आगे आ जाइए। तू अंग पे आइए। धारा 125 कदम परिवाद नहीं है। तू अंग पे आइए। कोई अभिकथन होता है? तू अंग पे आइए। जी सर, उच्च न्यायालय से किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक। दूसरा, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता या विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय। किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडी का अपील का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें बहुत अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पूछता है उच्च न्यायालय कहाँ दिया गया है, तो कहाँ क्या रखेंगे? 2E में। ठीक है, 2E हाई कोर्ट। अब आ जाइए आप भारत देख लीजिए। 2F में भारत से राज्य क्षेत्र गए थे जिस पर संहिता का विस्तार है, जिस पर इस संहिता का विस्तार है। और इस संहिता का विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत का मतलब क्या होता है? भारत का मतलब होता है जहाँ तक आकाश में भारत अपनी क्षेत्र का प्रयोग करता है। यदि वायुयान पर कोई अपराध हो जाता है तो वो भारत में माना जाएगा, ऊपर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि समुद्र में है 12 नॉटिकल मील के अंदर, वहां कोई अपराध हो जाता है तो वो भारत में माना जाएगा। इसी प्रकार जो है, मान लीजिए कोई पोत है जिसपे भारतीय झंडा फहरा हुआ है, वो भले ही कहीं और है किसी देश में, वहां अपराध हो जाता है तो वो माना जाएगा भारत में है। इसी प्रकार राजनयिक जो होते हैं, राजदूत जो उनका कार्यालय होता है विदेशों में, यदि वहां कोई अपराध हो जाता है तो माना जाएगा भारत में। या भारत में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी भारत में। हाँ, वो तो है ही है। तो इतनी चीजें जो है वो भारत में आती है। ठीक है ना, केवल ये नहीं है कि आप 7500 कुछ की जो लंबाई नाप दिए तो वो भारत है। कितना है यहाँ से 7500 कितना है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत कितना है? नहीं पता गुरु जी। देखे थे एक दिन, लोग भूल जा रहे हैं संख्या क्या कर, बहुत ज्यादा नहीं है। पूछता है मतलब 3000 किलोमीटर है। नहीं, इस तरह से 3000 किलोमीटर है और इस तरह से तो कम है।
सबसे पूरब में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है? पूरब में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है। गुजरात तो आएगा, लेकिन इधर आएगा आपका केरल और आएगा, सबसे पश्चिम में कन्याकुमारी, गुहार मोती एक जगह है। गुहार बोलती है। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है, शायद देखना पड़ेगा, हमारे ख्याल से गुजरात में ही है भाई। ठीक है। हाँ, और इधर पड़ता है आपका अरुणाचल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, अरुणाचल की राजधानी कौन सी है? ईटानगर है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? वहीं अरुणाचल में होता है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सोनेलाल सारा। हैं? सर्वे, सोनेलाल सर्वे का कुछ है ऐसे, वो तो असम में है ना। असम के हैं। सर्वानंद सोनोवाल है ना? सर्वानंद सोनोवाल तो बांग्लादेशी के मुद्दा उठाए थे। तो असमी है, पेमा खांडू ही है शायद। पेमा पेमा खांडू। खांडू है। इस बार वही है। एक बार देख लीजिए गूगल हाँ, पर, देखिए अरुणाचल में। ये देखिए, कोई चीज करने से शंका नहीं रखेगा। टोटल कितने प्रदेश हैं और क्या कहते हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार चेक कर 28 लीजिए। 8 है, नहीं हाँ, 28 चेक 8 कर ठीक फिर से है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर, 28 8 है। इस परीक्षा में दिए थे सही था इसलिए बता रहा हूं। बहुत पूछता है। पूरब में कौन सा बताया है? हैं? पूर्व में देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऑप्शन आएगा तो हम मार देंगे। दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है वो नाम। दमन दीव हो गया आपका, जो है इधर खंभात की खाड़ी, गुजरात, ये सब जो नीचे है लक्षद्वीप किधर है, कितने टाप उसमें आपके द्वीप हैं, ये पूछता है। लास्ट में तो केरल ही है। पुडुचेरी, ये जियोग्राफी का मैटर। नहीं पूछता है भाई, तो क्वेश्चन आता है जियोग्राफी नहीं BGS का। पूछता है, सब जियोग्राफी में ही पूछता है। हैं? जियोग्राफी में ही पूछता है। जियोग्राफी में पूछता है। अब आ जाइए थोड़ा सा ईओग्राफी देख लिया जाए। हाँ, तो भारत में कौन कौन सा चीज है? भारत में क्या भारत क्या में है? क्या है? वो पूरा भारत ही भारत है। पूरा भारत ही भारत है। Next territory which is the अब आ जाइए जांच में, आ जाइए 2G। कोई सवाल है? 2G में आइए, 2G में आइए। 2G जांच से विपरीत है, विचार से भिन्न। ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता का अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। यानी जो हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता जो ट्रायल चलता है, 3 चीजों से गुजरते हुए ही व्यक्ति को न्याय मिलता है। पहला क्या है? इन्वेस्टिगेशन। दूसरा क्या है? जांच। तीसरा क्या है? विचारण। तो ये 3 चीजें हैं, तब जाकर के चौथे में उसे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होती है। तो दूसरा कंडीशन क्या है? इंक्वायरी का है। इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय। क्यों करता है? तथ्यों को जानने के लिए, कई चीजों को पता लगाने के लिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता है, ये सारी चीजें इंक्वायरी होती है। ट्रायल और जांच में अंतर होता है। कोर्ट में बैठे बैठे जहां ट्रायल प्रारंभ होता है वहां जांच समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अक्सर आदमी सोचता है कि आईओ साहब करते हैं जांच। पहले तो आईओ करेगा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है, उसके बाद जांच होगा। उसके बाद जांच होता है, वो मजिस्ट्रेट करता है। तो चार्जशीट लगने के बाद ही ना करेगा जांच। अगर उसको लगता है कि नहीं, चार्जशीट जहां लग गया तो ट्रायल शुरू हो गया। अच्छा, चार्जशीट से पहले जांच, इंक्वायरी। जो आप कहते हैं डिस्चार्ज कर दीजिए सर, तो ये डिस्चार्ज में चला जाता है। डिस्चार्ज नहीं कहते हैं, उन्मोचित कर दिए। उन्मोचित का मतलब दोष मुक्ति नहीं होता है। उन्मोचित यदि हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका एक तरह से अस्थायी फाइल बंद हो जाता है। लेकिन फिर कोई नया सबूत मिल जाता है, री इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, तो फिर से वो फाइल खुल जाती है। जैसे मान लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी उन्मोचित हो गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे अयोध्या मामले में, फिर फाइल खुली, फिर जो है क्या हुआ? अभियुक्त बन गया। अभियुक्त बन गए। तो डिस्चार्ज से फाइल जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। हरदम हाँ, वो उसी कोई अवधि है। कहा जाता है ना कि फाइल डिसीजन हो जाती है तो कहाँ चली जाती है? रिकॉर्ड रूम में, दाखिल दफ्तर। दाखिल हो जाता दफ्तर। है। दाखिल दफ्तर नहीं होती है। ठीक है दाखिल दफ्तर नहीं होता है। ना, समझ रहा है ना? उसमें वो जीवित रहती है फाइल, बस सुसुप्ता अवस्था में चली जाती है। जितने लोग डिस्चार्ज होंगे बस उतने ही वो के आपकी सही लगी लिए। रहेगी अगर फाइल। 5 अभियुक्त हैं तो तो रखने के लिए रख दिया जाता है पुराने जगहों पर, लेकिन ये नहीं आप लिख सकते हैं कि फाइल दाखिल दफ्तर। वो दाखिल दफ्तर नहीं, आदेश में नहीं होगा। ठीक है ना? अब आ जाइए आप, जब टोटल हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो अब आ जाइए इन्वेस्टिगेशन।
पढ़िए। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किया गया साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य का इकट्ठा करना। कौन करता है? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी। क्या कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है क्या? जिसे न्यायालय नियुक्त करे। जिसे न्यायालय नियुक्त करे। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है, या मजिस्ट्रेट जिसे नियुक्त करे वो कर सकता है। और क्यों किया जाता है? साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कौन से सेक्शन में है? 2H में है। अब आ जाइए, अगला आ जाइए, न्यायिक कार्यवाही 2I है। आई न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। यानी न्यायिक कार्यवाही वही होती है जहां हम कोई साक्ष्य शपथ पर वैध रूप से ले सकते हैं। बस इतना ही समझिए। उसे हम क्या कहेंगे? न्यायिक कार्यवाही कहेंगे। अब आ जाइए नीचे, अगला देखिए। महानगर क्षेत्र किसी न्यायालय तुझे मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता यहाँ जी यहाँ है भाई। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र विपरीत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी यही है कि स्थानीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। वो तो कोर्ट बनाती है। स्थानीय क्षेत्राधिकार जो मिला हुआ है कोर्ट को, उसके बिहाफ वो अपनी शक्तियों का, संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकती है या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। वो पूरे भारत में भी कर सकती है या किसी राज्य के लिए भी कर सकती है। यदि केंद्र और राज्य सरकार क्या करें, उनके लिए नोटिफाइड करें, अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दें। ठीक है, कि यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, अपने पावर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थोड़े है कि एक जज है उनको संपूर्ण भारत के लिए, सामान्य रूप से नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार यदि चाहे तो वो उसको दे सकती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं। क्या हम बताइए। स्थानीय अधिकारिता, मजिस्ट्रेट के लिए स्थानीय अधिकारिता से संबंधित प्रश्न यहाँ उठे तो उससे ये होता है कि इनको कहाँ तक अपने क्षेत्र का विस्तार है, कि कहाँ तक इनको अपना कार्य करना है, वो डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा उसको कर सकती है। देखिए, संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है, राज्य सरकार सूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी पूरे राज्य में भी हो सकता है, राज्य के किसी हिस्से में भी जो है वो कर सकती है यदि नोटिफाइड करे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। महानगर क्षेत्र, मेट्रोपोलियन। हाँ, महानगर क्षेत्र से यह क्षेत्र विपरीत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। यानी जब धारा 8 पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, रुपया बता दे रहे हैं। महानगर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें जनसंख्या कितनी होती है? 3 लाख से होता है, 10 लाख के पार। 10 लाख, कम से कम 10 लाख होना चाहिए महानगर क्षेत्र में। तो महानगर क्षेत्र क्या देवरिया महानगर क्षेत्र में आएगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। देवरिया जिला में 10 ही लाख संख्या है, 10 लाख से कम नहीं। और जिले में कहाँ सर? नगर पालिका दिखाया। देवरिया जिले में कुल कितनी संख्या है? नगर पालिका की बात की, मैं जिले की बात कर रहा हूँ। महानगर तो ज्यादा होंगे है, जिले में तो ज्यादा हो जाएंगे सर। कानपुर क्या है? महानगर तो केवल कानपुर शहर की बात है क्या वहाँ पे? नहीं। तब इसमें यही कहा गया कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से पार है, जिसको आपको मैं बता दूं कि 10 लाख की जनसंख्या पार होने का मतलब होता है जलकल बढ़ जाना, गृहकर बढ़ जाना, तो हाई रोडवेज टैक्स बढ़ जाना। देवरिया जिले भी आ चुका है, और 10 नहीं, यहाँ पे हमारे ख्याल से 19-20 लाख की जनसंख्या है। आप गूगल कर दीजिएगा कभी। ठीक है, तो ये भी गोरखपुर महानगर हो जाएगा। महानगर है, लेकिन इसको नोटिफाइड नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि अभी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। दीजिए होने वाला, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अब नोटिफिकेशन वो कर देंगे अपना, तो ठीक है, महानगर पालिका होने वाला। हाँ, लेकिन यदि कोई 10 लाख से नीचे आ जा रहा है तब क्या होगा? तो उसको फिर अनाउंस करके उसको महानगर क्षेत्र हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई मैटर चल रहा है महानगर क्षेत्र वाला, अब पता चला कि 10 लाख से नीचे जनसंख्या हो गई, तब क्या होगा इस कंडीशन? तो उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार महानगर क्षेत्र में उसका ट्रायल चल, सारी कार्यवाही जैसे चल रही है। ठीक है ना?
आइए आगे आइए। नगरपालिका और 30 गांव जो सम्मिलित हो रहा है तो इसको महानगरपालिका दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 2L 2K हो गया, 2L असंज्ञेय से ऐसा अपराध स्थित है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला स्थित है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं। तो असंज्ञेय मामला कौन सा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता बिना है? वारंट गिरफ्तार नहीं कर बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। असंज्ञेय मामले में क्या होता है? एनसीआर दर्ज होता है। असंज्ञेय अपराध में क्या होता है? एफआईआर दर्ज होता है। असंज्ञेय मामला जब एनसीआर का रूप हो जाता है 323, 504, 506 वो दाखिल होता है, एनसीआर किया जाता है, तो फिर वह पुलिस अधिकारी ये कहता है ये कागज लीजिए, जाइए मजिस्ट्रेट के पास, आप अलाउ करके ले आइएगा, और यदि वो आदेश दे देगा तभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो असंज्ञेय मामला वह मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। किसमें दिया गया है? 2L हैं? 2 यल में। अब आ जाइए अधिसूचना। 2L अधिसूचना देखिए। नोटिफिकेशन। अच्छा, ये असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला इसमें डिफरेंस है? डिफर हो जाएगा। वही चीज इस पे लागू हो जाएगी जो चीज बताए हैं। 323, 504, राजपत्र 506 प्रकाशित अधिसूचना गाली दिए, पीट दिए तो मामला बन गया, केवल गाली दे दिए। नहीं, जैसे उसमें निरंतर ही होगा ना कि एक अपराध कोई संज्ञेय अपराध किया, कई बार अपराध। तो संज्ञेय अपराध हो गया, और प्रक्रिया कई बार हम दोहरा दिया, इनको मारे कल उनको मारे तो नहीं नहीं, कल है एक, जैसे मान लीजिए कि आपको पीटे, ठीक है, आपके दोस्त को भी पीटे, 2 अपराध हो गया ना। फिर से क्या किए? महिलाओं के साथ अभद्रता किए, उसी दौरान एक ही कार्य में कई अपराध में करते जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन होना चाहिए। हाँ, एक ही चीजों में मैं कई बार वो पुनरावृत्ति वन अपराध, पीरियड में ही हो जाएगा। तो वो पूरा संज्ञेय मामला बन जाता है। घर में भी घुसे, घर में भी घुसे, तोड़-फोड़ भी मारपीट किए, किए, ये सारे सेक्शन क्या होंगे? मामला बन जाएगा। और यदि एक संज्ञेय है और बहुत सारे असंज्ञेय हैं तो पूरा मामला क्या होगा? संज्ञेय मामला मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। टू एन हो गया सर, 2M नोटिफिकेशन जो हो गया पेपर ना? में, हाँ, जो अब पेपर नीचे में आइए। प्रकाशित होता है वही चीज। अब नीचे आइए। 2N ऑफेंस अपराध। हम्म, तो ऐसा कोई कार्य लोक का अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि दंडनीय बना दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 का 1 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा क्या किया गया है? दंडनीय बना दिया गया है, या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता हो। तो ये सब क्या होंगे? ये सब अपराध की श्रेणी में आएंगे। बस आपको हमेशा ये याद रखना है, कोई ऐसा कार्य या लोक यदि मैं कर देता हूं और वह विधि की दृष्टि में क्या है? दंडनीय है, तो ऐसा दंडनीय जो है अपराध की श्रेणी में आएगा, जो भी कार्य होगा या लोक होगा। कार्य का मतलब होता है एक्ट से, लोक का मतलब होता है ओमिशन से। कार्य का मतलब करने से होता है, ओमिशन का मतलब नहीं करने से। अर्थात विधि द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं करना है तो आप कर रहे हैं, और विधि द्वारा कहा जा रहा है कि आपको करना है तो आप नहीं कर रहे हैं। जेलर को यह दायित्व है कि वह कैदियों को क्या करे? खाना खिलाए, भोजन दे, सुविधाएं दे। लेकिन वो खाना नहीं खिला रहा है तो क्या कर रहा है? ओमिशन कर रहा है, लोप कर रहा है। तो क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है, और क्या है? वो दंडनीय है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। और जो जेलिया में सब अपराध होते हैं सब, उसका तो कोई माई बाप भैया नहीं रहता है।